Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and आ चुके हैं हम रैपिड रिवीजन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ। तो आयनिक और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप इसका डिटेल वन शॉट देख सकते हो। एंड अगर आपको रैपिड एक क्विक रिवीजन की जरूरत है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी कभी किसी स्टेट या प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस में जो स्टेट है प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, अगर इनकी बात हम करें तो जो सिस्टम में ये चीजें हैं ये चेंज ना हो, कोई भी चेंजेस इसमें हमें ना दिखे टाइम के साथ साथ, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम जो पढ़ने वाले हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम सीसॉ झूलते हैं और अगर दोनों साइड वेट बराबर एकदम हो जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। वो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक एग्जांपल ले लें, अगर हम एक टैप ऑन करें एंड एक बकेट में होल कर दें और जितना पानी एंटर करवा रहे उतना ही पानी अगर बाहर निकलने लगे तो ये इक्विलिब्रियम तो यहां पे भी है, बट ये इक्विलिब्रियम मोशन में है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसे आप बोलोगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाने तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहां पे जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो जाए, है ना? यानी कि जितनी रिएक्शन आगे बढ़ रही है उतनी ही रिएक्शन पीछे आ रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबरी में हो जाए विद टाइम तो उस स्टेट को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एंड हमें कौन सा पढ़ना है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम से थोड़ा थोड़ा समझ गया ना? फिजिकल इक्विलिब्रियम जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा हो, जैसे कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना? रेट ऑफ सॉलिड जो है, रेट ऑफ मेल्टिंग जो है वो बराबर है रेट ऑफ फ्रीजिंग के, तो उसे आप बोलते हो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ऐसी कंडीशन जहां पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए। नेक्स्ट है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ऐसी कंडीशन जहां पे जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये कौन सी कंडीशन है? ऐसी कंडीशन जहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाए। बहुत प्यारा सा एग्जांपल होता है शुगर को पानी में ऐड करने वाला, है ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होमोजेनस एक हेटेरोजेनस। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपने रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, है ना, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनका फेज सेम कर दो। जैसे N2 + H2 से हमें NH3 मिलता है, तीनों के तीनों यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, तो अगर आपने स्टेट फेज जो है वो सेम कर दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो वो हमारा होमोजेनस है। एंड अगर मैंने बोला सपोज वाटर गैसियस स्टेट से इक्विलिब्रियम में वाटर लिक्विड स्टेट में हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? फेज चेंज हो गया, तो इसे आप बोलते हो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, इरिवर्सिबल में हमें इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो साथ में लेते चलना। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ देख लेते हैं। देखो, अगर मैंने बोला A + B से मुझे मिल रहा है C + D, सपोज कर लेते हैं मैंने बोला कि जब मैंने A + B किया तो उससे मुझे मिला C + D एंड मैंने बोला ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर मैंने बोला कि ग्राफ कैसा बनेगा तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, बट विद टाइम क्या होता जाएगा? धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, एंड प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो धीरे धीरे ये ग्राफ कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे N2 और H2 का एग्जांपल लेते हैं। N2 और H2 को ऐड करते हैं तो NH3 बनता है अमोनिया, है ना? ये कौन सा प्रोसेस है? ये हेबर्स प्रोसेस कहलाता है, जहां पे अमोनिया को बहुत लार्ज अमाउंट में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो N2 और H2 को मिलाते जा रहे, पहले रिएक्टेंट ज्यादा स्टार्टिंग में, फिर प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? स्टार्टिंग में क्या है? रिएक्टेंट ही तो होता है हमारे पास, प्रोडक्ट तो देर से बनता जाता है ना। तो पहले रिएक्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, एक स्टेज में दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे H2 और I2 को जब आप ऐड करते हो तो 2 टाइम्स HI बनता है, एक इक्विलिब्रियम यहां भी मेंटेन होते हुए हमें दिखता है। नेक्स्ट आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो याद रखना। ये होता क्या है? अगर मैंने एक रिएक्शन ले ली तो जो भी रेशियो होगा उसके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, और इसकी पावर हो जाएगी जो भी इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो C⁻C
डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ये ABCD स्मॉल लेटर्स वाले क्या है, ये बैलेंसिंग के टाइम पे जो आप वैल्यू निकालते हो ना उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जब आप बैलेंस कर रहे हो तब जो लगा रहे हो वो पावर में लगते जाते हैं। वापस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जितना भी फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उनके कॉन्सेंट्रेशन का पावर लगा दो, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट है उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगा दो, जो भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो आपने अभी भी देखा एंड Kp के टर्म्स में भी लिख सकते हो। Kc जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देख रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp जब आप प्रेशर के टर्म्स में देख रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उस कंडीशन में आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखनी पड़ती है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन क्या होता है Kp और Kc का। तो याद रखना Kp जो है वो Kc के बराबर होगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे R इंटू टी डेल्टा Ng। Kp आप समझ गए, Kc आप समझ गए, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन एंड डेल्टा Ng जो होता है वो होता है कितना नंबर ऑफ मोल्स है एक गैसियस स्टेट में। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं माइनस कर देना जो भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हैं इन द गैसियस स्टेट। आप बोलोगे मैम हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने बैठेंगे हर बार, देखो जो भी रिएक्शन में बैलेंसिंग है ना वही उसके मोल्स आपको बता रहे होंगे, ठीक है। अगर डेल्टा Ng 0 के बराबर है तो हम बोलते हैं Kp और Kc आपस में बराबर है। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो हम बोलते हैं Kp जो है वो Kc से कम है। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा है तो आप उस टाइम पे बोलते हो Kp जो है वो Kc से बड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं कि अगर आप बात करते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में तो ये हमेशा उस टाइम पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन का उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अगर आपने रिएक्शन की डायरेक्शन बदल दी, रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो भी इनवर्स हो जाएगी। तो नया जो Kc निकल के आएगा वो पहले वाले Kc के हाफ हो जाएगा। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया या किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को, तो जो Kc की वैल्यू है, जो K की वैल्यू है, उसमें भी वो पावर लगती चली जाएगी। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप समझ गए ना पावर लगेगी, डिवाइड किया तो उसको भी आपको डिवाइड करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी रूट करके। डिफरेंट यूनिट्स आएगी Kc की हर एक रिएक्शन के हिसाब से, जिस कंसंट्रेशन में उसका, जिस तरीके से उसका मोलर कंसंट्रेशन गिवन है उसी के बेसिस पे इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। डेफिनेट वैल्यू होती है हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। एप्लीकेशन क्या होता है, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डायरेक्शन पता करनी है, सॉरी या आपको रिएक्शन की डायरेक्शन पता करनी है, कैसे पता करेंगे मैम हम, तो इस टाइम पे आप निकालते हो Qc। अब ये Qc क्या आ गया, Qc कुछ नहीं है, Qc कुछ भी नहीं है, वही है जो Kc है। बस फर्क कितना है कि Kc जो है वो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालते हो और Qc आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो किसी भी कंडीशन में। मतलब कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ गई तब जो आप कांस्टेंट निकाल रहे हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एंड अगर आपने कोई भी रिएक्शन में वो पूरा सेम फॉर्मूला लगा दिया किसी भी टाइम पे, इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी टाइम पे, तो उस टाइम पे आप बोलते हो वो आ रहा है रिएक्शन कोशेंट एंड उससे आप बता सकते हो कि रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, सेम फॉर्मूला है, देखो सेम फॉर्मूला है एज इट इज, बस ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, कोई फिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लेनी है इसके लिए। अगर Qc K के बराबर है इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, Qc की वैल्यू K से ज्यादा आ गई तो आप बोलोगे जो रिएक्शन है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एंड Qc की वैल्यू Kc से कम आ गई तो आप बोलोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ा होगा, है ना, किसके लिए होता है, जब हम निकालते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कि रिएक्शन खुद से हो रही है या नहीं, तो उस टाइम पे आप डेल्टा G की वैल्यू निकालते हो, है ना। तो इसका रिलेशन आता है, इसका रिलेशन K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यू कैन से साथ में पूछा जा सकता है। कैसे बताओगे, पहले ये होता क्या है, डेल्टा G नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है -R इंटू टी लॉग K इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर आप लॉग को लॉग E की जगह लॉग 10 में लिखोगे तो वो हो जाएगा 2.303 इंटू R इंटू टी लॉग K ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, G की वैल्यू मतलब 0 से कम है, एंड इस टाइम पे आप बोलते हो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रही होगी रिएक्शन, एंड ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर K की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से कम है एंड G की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आप बोलोगे रिएक्शन खुद से नहीं होगी एंड रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर आपस में बराबर है, एक्चुअली आपको यही पढ़ना होता है इस वाले कंडीशन में, तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं एंड रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो रही होती। लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी फैक्टर को जब हम चेंज करते हैं, हो सकता है हमने रिएक्शन में किसी साइड टेम्परेचर बदल दिया, कभी कॉन्सेंट्रेशन, कभी प्रेशर, कभी नंबर ऑफ मोल्स, कभी कुछ, तो ये जो डिफरेंस आता है इसकी वजह से, डिफरेंट कंडीशन की वजह से चेंज आ जाता है इस तरीके से कि रिएक्शन हमेशा अपने आप को वापस से इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक साइड प्रेशर बढ़ा दिया
तो दूसरे साइड क्या होगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी कि वो जो रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो पाए। ठीक है, कंसंट्रेशन मैंने एक साइड बढ़ा दिया तो रिएक्शन, सोचो मैंने प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है ना, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया एक साइड तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से मोड़ लेगी कि वो वापस से इक्विलिब्रियम में आ पाए, है ना। फिर उसी तरीके से कैटलिस्ट का कोई चेंज नहीं होता, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है दोनों साइड की। ठीक है, टेंपरेचर में चेंज आता है एंड इनर्ट गैस में भी चेंज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक लगे कि मैम थोड़ा सा और डिटेल, तो आप जाके लॉन्ग वीडियो को देख सकते हो, उसमें हर एक चीज प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई हुई है मैंने। इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक इक्विलिब्रियम की जब आप बात करोगे तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो आयंस में टूट जाए, है ना, जिनसे आयंस फॉर्म हो, तो उसे आप बोलते हो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जब पूरी तरीके से आयंस में टूट जाए, कोई भी चीज पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाए, उसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर आती है। अगर कभी भी डिसोसिएशन हुआ पर पार्शियल हो गया, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड को जो हम तोड़ते हैं तो ये CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में टूटता है। पार्शियल डिसोसिएशन हुआ ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकला 4 हाइड्रोजन में से, तो पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, यहां पे कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम यू कैन से स्ट्रॉन्ग और लाइट इलेक्ट्रोलाइट हो गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप डिफाइन करते हो, फ्रैक्शन ऑफ जितने भी सॉल्यूट हैं डिसोशिएट होंगे पर टेम्परेचर में, है ना, स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसे ही आप बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने इमेज लगाई हुई है चार्ट में, है ना, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टेक द स्क्रीनशॉट, इन्हें आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 टाइप की हमारे पास थ्योरी आई। पहली थ्योरी होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस, ये सब क्यों थ्योरी आ रही है मैम? क्योंकि ये हमें एसिड और बेस के बारे में बता रहे हैं बस। आर्हीनियस थ्योरी कहती है कि एसिड वो है जिससे H+ आयन बाहर निकलता है और बेस वो है जिससे OH नेगेटिव आयन बाहर निकलता है। देन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स आई। ये कौन सी थ्योरी है मैम? इसमें इन्होंने बोला कि एसिड्स वो हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, यानी कि H+ डोनेट करते हैं, एंड बेस वो हैं जो उस प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उस H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन आई हमारी लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये क्या बोलते हैं? एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेते हैं, सोचो, एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर को। ठीक है, एंड बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, इस इमेज से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये 3 टाइप की हमारे पास थ्योरी आई। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? अगर मैं H2O को तोड़ती हूँ, H2O का H2O के साथ ही रिएक्शन करा दो, है ना, ये अपने आप में सेल्फ आयनाइजेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक एम्फोटेरिक ग्रुप होता है ना तो एसिड ना तो बेस, या एसिड और बेस दोनों की तरह बेसिकली बिहेव कर सकता है ना। तो इसे आप बोलते हो कि ये है हमारा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, कि अगर आप इसे तोड़ोगे तो इससे H+ भी निकलेगा, OH भी निकलेगा, है ना। सेल्फ आयनाइजेशन, खुद का ही आयनाइजेशन ये कर सकता है। इसकी Kw की जो वैल्यू आती है, जो कांस्टेंट वाटर निकल के आता है, वाटर कांस्टेंट, वो इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, 10⁻⁻7 इसका कॉन्सेंट्रेशन और 10⁻⁻7 इसका कंसंट्रेशन होता है बेसिकली। Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगेन वेरी करेगा, टेंपरेचर के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है, अब आपको 2 रिलेशन याद रखने हैं। नंबर 1, Ka जो है उसको Kb से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो Kw के बराबर आता है वाटर में। ठीक है, मतलब अगर आपने एसिड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया बेस कांस्टेंट से तो वो Kw के बराबर आएगा। ठीक है, यहां पे pKa मतलब Ka है क्या? एसिड के लिए जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं ना, ये pKa के साथ रिलेशन याद रखना। pKa क्या है अभी मैम? जो Ka की वैल्यू होती है कई बार वो बहुत छोटी आ जाती है, जैसे 10⁻⁻18 आ गई, है ना, बहुत छोटी वैल्यू, तो उसके लिए हम उसे pKa से डिनोट कर देंगे। एंड pKa क्या होता है? -log ऑफ Ka। सपोज मैंने बोला Ka की वैल्यू है 10⁻18, तो बहुत छोटी वैल्यू है, 1/1 1 2 3 4 5 6 18 0 एंड 0 0 लगाते जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है? बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस टाइम पे आप pKa क्या बोलोगे? pKa लिख दोगे उसकी जगह, जो कि होता है -log ऑफ Ka। Ka जो है उसको -log से मल्टीप्लाई कर दो ताकि उसकी वैल्यू 18 के बराबर आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, pKb भी निकाल सकते हो, जो कि बेस के लिए होता है, बेस कांस्टेंट, और ये -log ऑफ Kb के बराबर आएगा। ठीक है, सोल्यूशन अगर कभी भी H+ 10⁻⁻7 से ज्यादा उसकी यू कैन से वैल्यू आ रही है, एसिडिक नेचर कहोगे आप उसे। ठीक है, एंड अगर OH नेगेटिव 10⁻�7 से ज्यादा है तो आप उसको बोलते हो वो बेसिक सोल्यूशन है। बराबर है तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या जैसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें बताता है कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक एंड कितनी ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो pH जो होता है उसका फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+ आयन का
कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से आप POH भी निकाल सकते हो, जो कि होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, pH 0 से लेकर के 14 तक की एक स्केल होती है। सेंटर में होता है 7 से जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होता है, 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा pH हो गया। वाटर का pH कितना होता है? वाटर का pH 7 में आता है, न्यूट्रल पे आता है। ठीक है, प्योर वाटर का। पॉलीप्रोप्टिक एसिड और उसके pH कैलकुलेशन। पॉलीप्रोप्टिक एसिड क्या है? अभी ऐसे एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा H+ आयन हो, एक से ज्यादा आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन हो, ऐसे एसिड्स जिसमें मोर देन 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हो, उसे आप बोलते हो कि वो पॉलीप्रोप्टिक है। जैसे H2SO4 को जब आप तोड़ोगे तो H2SO4 में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, फिर HSO4 में टूटेगा, फिर वापस से टूटेगा और एक और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इस टाइम पे इसकी जो कांस्टेंट आ रही होगी ना, एसिड कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी चेंज आएगी। क्योंकि अगर कभी भी एक से ज्यादा हाइड्रोजन या आप बोलो आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं तो उसमें सक्सेसिव एनर्जी निकलती है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। कोई ऐसी हमने रिएक्शन ले ली जिसमें हमने ऐसा किया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, अब हमने कोई ऐसा आयन भेज दिया जिसकी वजह से कॉमन आयन, कोई ऐसा कॉमन आयन भेज दिया जिसकी वजह से एक साइड की रिएक्शन बढ़ गई। कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझाती हूँ। मान लो मैंने बोला NH3 में जब मैंने H2 ऐड किया तो उसने NH4 और OH नेगेटिव बना दिया। ठीक है, NH4Cl अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब NH4Cl कैसे टूटता है? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, है ना। तो अगर मैंने इस रिएक्शन में NH4Cl ऐड किया तो देखो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, है ना। कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन के आने की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिले, एक साइड प्रोडक्ट बढ़ गया। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन वापस से फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, है ना। तो एक कॉमन आयन की वजह से हमें कुछ चेंज देखने को मिला, तो इस इफेक्ट को आप बोलते हो कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स करती है। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं, देखो हम ना बहुत कुछ खाते हैं दिन में, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि एकदम से एसिड पूरा बढ़ जाता है ना। तो कुछ ऐसे सोल्यूशन भी हो सकते हैं जिनमें थोड़े से पीएच को चेंज करने में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, चेंज इन पीएच, डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली से कोई फर्क नहीं पड़े तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन एंड सॉल्ट बफर सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी का किसी में मिल जाना, घुलना, सॉल्युबल होना को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबल है कोई चीज तो उसकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोल आएगी। अगर हमने बोला सॉल्युबिलिटी जो है ना वो 0.01 मोल से तो ज्यादा है बट 0.1 मोल से कुछ कम है, तो आप बोलते हो थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, एंड अगर हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस देन 0.01 मोल है तो आप बोलते हो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल के बराबर है। सॉल्युबिलिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? बेसिकली नॉर्मल तरीका है कि अगर आप सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालते हो K ऑफ Sp तो किसके बराबर आता है? जो भी उसकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक बार S और एक बार S, है ना। सॉल्युबिलिटी बेसिकली कितनी है, तो मान लो इतना मोल सॉल्युबल है इसका और इतना मोल सॉल्युबल है B का, आगे क्या लग जाएंगे उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो उसके कंडीशन में आपको निकल के आ जाएगा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, है ना। यहाँ से अगर हम S निकालेंगे तो वो अंडर रूट ऑफ K ऑफ Sp के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम जो डिटेल लेक्चर कराया था ना उसमें मैंने आपको आखिरी में 10 क्वेश्चंस भी कराए थे, 10 to 12 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको ये सब चीजें क्वेश्चन के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है यार थोड़ा सा और डिटेल में होना चाहिए तो आप जाके वो वीडियो में जाके देख सकते हो वन शॉट में। फिलहाल के लिए इतना ही, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। एंड यहाँ पे खत्म होते हैं आपके सारे चैप्टर केमिस्ट्री में, सारे चैप्टर के रैपिड रिवीजन। अब मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।